हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। सबसे पहले जो आपने हमारे थंबनेल पे भी न्यूज़ देखी होगी, दैट इज होयशाला टेम्पल्स। और ये वैसे तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को ने थोड़े दिन पहले हमें बोल दिया था कि कर्नाटका के जो हमारे टेम्पल्स हैं उनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करेंगे। लेकिन उस टाइम पे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की थी। तो मैंने आपको कहा था आपको कोई भी करंट अफेयर का आर्टिकल जो है छूटेगा नहीं। तो इसलिए अब मैं साथ में वीडियोस में जो 2-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उस टाइम रहे थे जो हम कवर नहीं कर पाए थे, उनको मैं अब साथ साथ कवर कर रही हूँ। तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपका कंटेंट सारा कवर होगा, करंट अफेयर सारी कवर हो जाएंगी। तो ये तब का आर्टिकल है। तो आइए डिस्कस करते हैं अब इसका बैकग्राउंड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा। तो बेसिकली आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो यूनेस्को डिक्लेयर करते हैं। और अभी हमारे पास इंडिया में टोटल 42 साइट्स हो चुके हैं। ठीक है, 40 हमारे पास अभी पहले तक थे, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास 2 हुए हैं इंक्लूड। फर्स्ट इज शांति निकेतन टाउन है, जो आपका श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वेस्ट बंगाल साइड में जो बनाया था। और सेकंड इज हमारा होयशाला कर्नाटका के आपके टेम्पल्स रहेंगे। ठीक है, वो वाला भी हमने अच्छे से जो है स्टैटिक पोर्शन एनालाइज किया था, शांति निकेतन टाउन वाला, इसका भी कर लेते हैं। अब देखो टोटल 42 है, ये कर्नाटका के टेम्पल्स है। इसमें बेसिकली आपके 3 टेम्पल्स रहेंगे। और यूनेस्को के पास 2 लिस्ट होते हैं, एक टेंटेटिव लिस्ट होती है आपकी और एक परमानेंट लिस्ट होती है। तो हमारे जो पहले 2 टेम्पल्स है, दैट इज चेना केशवा टेम्पल एंड होयशालेश्वरा टेम्पल, ये जो 2 आपके टेम्पल्स है ना, ये ऑलरेडी 1 ईयर से आपकी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में थे। और अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को या किसी भी कल्चरल साइट को हेरिटेज साइट की परमानेंट लिस्ट में आना होता है, तो पहले उनको टेंटेटिव लिस्ट में 1 ईयर के लिए एटलीस्ट मिनिमम रहना ही पड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो 2 हमारे टेम्पल्स है, आप देखते हैं सबसे पहला चेनाकेश्वरा टेम्पल जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। चेना मतलब सुंदर और केश्वरा मतलब विष्णु। तो जो लॉर्ड विष्णु है आपको, ये उनको डेडिकेटेड है। और इनको 1117 AD में इस्टेब्लिश किया गया था। इनको बनाया किस तरीके से गया है? सोप स्टोन से, क्योंकि जो सोप स्टोन होता है ना, उसको पिघला के बनाया जाता है और वो आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, सेकेंड हमारा रहेगा होयशालेश्वरा टेम्पल, जो आपके लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसको 1121 AD में बनाया गया था। और इसमें जो है आपके 3 जेना बासंदी की कारीगरी जो है देखी गई है, इसमें 3 टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे केशवा टेम्पल, जो 1268 CE में बनाए थे और ये लॉर्ड कृष्णा को जो है डेडिकेटेड है। इसमें आपकी कृष्ण जी की 3 आइडल्स रखी हुई थी, जिसमें से आपकी जो एक है केशवा की, वो वाली मिसिंग है। और जो रेस्ट 2 है वो भी थोड़ी सी मतलब इतनी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको किसी भी वन डे एग्जाम में या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अब आपका जो है इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा कि हमारे होयशाला टेम्पल्स जो है कर्नाटका के, ये 3 टेम्पल्स हैं। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है। केशवा मतलब तो होता ही विष्णु है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि केशव जो है विष्णु से डेडिकेटेड है। ठीक है, चेना केशवा। और होयशाला वाला लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड, और अगर खाली केशवा होगा तो वो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड रहेगा। ओके, तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को कवर करते हैं, दिस पोक्सो एक्ट। अब पोक्सो एक्ट क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसको हम 2012 में लेके आए थे। अभी हमारी 22nd रिपोर्ट आई है लॉ कमीशन की, जो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने हेल्प की थी, लेके आए थे। और लॉ कमीशन की जो हेड होते हैं उसको हेड कौन करता है? या तो आपकी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहेंगे या आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अभी मुद्दा ये चल रहा है न्यूज में, क्या हमें आपकी जो पोक्सो एक्ट के तहत जो एज दी गई है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। पोक्सो एक्ट में जो आपकी एज है वो 18 ईयर्स है। मतलब अगर 18 ईयर्स से कम के साथ किसी भी बच्चे के साथ इधर मेल और गर्ल्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए जेंडर न्यूट्रल है आपका पोक्सो एक्ट, तो किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस एक्टिविटी होती है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जल्दी से जल्दी। तो अभी बात चल रही है क्या हमें उसकी एज को जो है कम कर देना चाहिए। तो अभी हमारे लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 22nd, उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा हमें एज को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, एज अभी 18 ही रहनी चाहिए। तो वही बात चल रही थी। आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक तो ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि खाली फीमेल्स के लिए, कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है बिलो 18। ठीक है, और इसमें जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो बिल्कुल बैन है इंडिया में। आप उसको कहीं भी देख नहीं सकते, सर्च नहीं कर सकते, अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये इसके मेन प्रोविजंस थे। नेक्स्ट हमारी न्यूज रहेगी, लॉ पैनल रिकमेंड्स रोलिंग आउट रजिस्ट्रेशंस ऑफ EFIRs इन अ फेज्ड मैनर। बेसिकली देखिए अभी हमारे जो लॉ पैनल है उन्होंने हमें कहा है क्यों ना जल्दी से जल्दी EFIRs करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज करके जल्दी से जल्दी हम रोल आउट करते जो हमारे इतने केस पेंडिंग है। तो अभी EFIRs क्या होता है, लेकिन उसके पहले आपको FIR पता होना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिकली FIR क्या होता है।
तो सबसे पहले ये हमारे जो है एक पोर्टल बनाने के लिए बात की जा रही है ऑन सेंट्रलाइज नेशनल पैनल पे, जिसके रिगार्डिंग जिस पर हम EFIR अपनी दर्ज करवा सकते हैं, कोई भी पर्सन, रिटर्न भी और ऑरली भी। ठीक है, सो देखते हैं पहले FIR क्या होता है। FIR आपके मेजरली एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अक्यूज पर्सन किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, रिटर्न भी और ऑरली भी, आगे मैंने लिखा भी है। लेकिन जो आपके पुलिस स्टेशन में दर्ज होगा, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबसे पहले जाकर वो रिटर्न इसको डॉक्यूमेंट को दर्ज करते हैं अगेंस्ट कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस आपके वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आपके पुलिस वाले को बिना वारंट के जाके पावर होते हैं अरेस्ट करने का। हमारे दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, वन इज कॉग्निजेबल, सेकंड इज नॉन कॉग्निजेबल। तो जो आपके नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, इसमें इनके पास कोर्ट से वारंट होना चाहिए या फिर हायर अथॉरिटी से वारंट होना चाहिए। आपने मूवीज में देखा होगा, वो लोग ऐसे पूछते हैं वारंट है आपके पास हमें अरेस्ट करने का, क्योंकि हमारे पास एक रिट होता है क्यू वारंटो का, आर्टिकल 32 होता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आपके पास 5 रिट्स होते हैं, उसमें से जो एक रिट है वो क्यू वारंट का रिट होता है। हम पॉलिटी की स्टैटिक पोर्शन में भी उसको कवर कर लेंगे, तो फिलहाल हम देख लेते हैं। तो बेसिकली उसी वारंट की वो लोग बात करते हैं कि आप किस वारंट, किस अथॉरिटी के तहत हमें आप अरेस्ट करने आए हैं। तो अगर तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको जो वारंट है उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो विदाउट वारंट भी जाके आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब बहुत ही ज्यादा हार्म हुआ है या कोई इलीगल एक्टिविटी है ऑन अ लार्ज स्केल। तो बेसिकली अब ये बात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो FIR है वो कहाँ पर मेंशन है, हमारे IPC में मेंशन है, CRPC में मेंशन है। तो आपके IPC में और CRPC में मेजर डिस्कशन आपके FIR के बारे में नहीं किया गया है। IPC में तो ये वर्ड ही मेंशन नहीं है इंडियन पीनल कोड में, CRPC में भी आपका कोई लार्ज स्केल पे मेंशन नहीं है, एक्सेप्ट सेक्शन 154 है CRPC का, उसमें बस ये बताया गया है कि FIR रजिस्टर करनी होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका FIR जो है कहाँ पर मेंशन है, तो वो कहीं पर मेंशन नहीं है। ठीक है, 154 सेक्शन CRPC में सिर्फ जो पुलिस के रेगुलेशन स्पेसिफिक रूल्स है उनमें मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा FIR कैन बी गिवन, हम रिटर्न भी दे सकते हैं और ओरल भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर FIR दर्ज करने के बाद, चार्जेस सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, तो फिर जो है चार्जशीट फाइल हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। इसी में कॉन्सेप्ट आता है आपका जीरो FIR का। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो जो क्राइम है वो यहाँ फर्स्ट वाले पुलिस स्टेशन के यहाँ पर हो गया एरिया में, लेकिन जो ये जुरिडिक्शन है वो सेकंड वाले पुलिस स्टेशन के अंदर आती है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पुलिस स्टेशन है और वहां पे हम FIR दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि हम नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाएंगे और मान लेते हैं वो उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है, तो वो FIR दर्ज कर देगा, लेकिन उस पर कोई नंबर या कोई सीरियल नंबर कुछ भी नहीं डालेगा। वो उस वाली FIR को ट्रांसफर कर देगा जिस भी पुलिस स्टेशन की वो जुरिडिक्शन में आता है, उसको हम बोलते हैं जीरो FIR। इसका नाम जीरो इसलिए है क्योंकि इस पर कोई भी नंबर नहीं होता है, नो रेगुलर FIR नंबर इज गिवन। तो फिर जो ये सेकंड वाला पुलिस स्टेशन है, ये जब ये ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तब ये अपने अकॉर्डिंग इस पे नंबर दे देगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो कोई नंबर नहीं देगा, बट रजिस्टर इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलिस वाले रजिस्टर नहीं करते हैं तो आप DCP के पास, फर्दर हायर अथॉरिटीज के पास, वो भी ना करें तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका लीगल राइट है, आप लोग FIR दर्ज करवा सकते हैं ऑथेंटिक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा रहेगा इंडियन स्लम्स रिच नेशंस, और ये मैंने डॉट डॉट करके छोड़ दिया, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी। बेसिकली इसमें हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई है कि इंडिया स्लम्स में जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्कोप की जो मीटिंग होती है 27 हो चुकी है, अभी 28 होगी जो दुबई में होगी। ये इसमें बोला जा रहा है कि हमें क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा जो है सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स है, उनको कम कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग अभी बात की जा रही है कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में बोला था कि हम 5 इयर्स के लिए एक ग्लोबल स्टॉक टेक बनाएंगे। ये एक कमेटी होगी कुछ मेंबर्स की, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने पिछले 5 साल में क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं। तो 2015 में तो हमने बनाई थी, तो तब ज्यादा कुछ डिस्कशन हुआ नहीं था, तो अब उसके बाद अब 5 साल बाद बननी थी, तो अब कह रहे हैं कि इस बात पे डिस्कशन होगा। ठीक है, और इस एक चीज और है कि इसमें हम जो इंक्लूड करते हैं वो NDC के ऊपर भी फोकस करेंगे जब COP28 होगा दुबई में। NDC इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसमें बेसिकली क्या होता है, कंट्रीज को ना अपने टारगेट सेट करने होते हैं। जो आपकी मेजर डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने तो NDC से अपने आप को एक्सक्लूड ही कर लिया है। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि हमने इतना पोल्यूशन किया ही नहीं है, ठीक है, USA एंड ऑल,
और डेवलपिंग कंट्रीज है वो अभी पोल्यूशन कर नहीं रहे इतना, तो उनको क्या टारगेट रखना चाहिए, ये सब डिस्कशन इसमें होगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज को भी एक सेट टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि आप बेशक अभी पोल्यूशन नहीं कर रहे हो ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजीज, लेकिन आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो पास्ट में पोल्यूशन। तो आप अपना अभी कुछ टारगेट सेट करो और डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करो, इधर फाइनेंशियली करो, ठीक है, और आप उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में करो, इकोनॉमिकली करो, ठीक है, आइडियाज करो, मतलब इनोवेटिव आइडियाज उनको दो, ताकि वो लोग खुद अपना मॉडल डिजाइन कर सके। क्योंकि जो पोल्यूशन है वो किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो ये हमारा एनवायरनमेंट का GS3 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अभी देखते हैं जो दुबई में आपकी COP28 मीटिंग रहेगी, वो भी डिस्कशन रहेंगे, हम उनका स्टैटिक एनालिसिस जो है कंप्लीटली कवर करेंगे। सो उसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।